हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर चल रहा है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका इंट्रोडक्शन हमने समझा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, वो लेक्चर हम कर चुके हैं। उसके बाद में हमने ये भी समझा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं अगर आपको, तो उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमने नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच हमने ऑलरेडी कर ली है, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच यानी कि एमएम अप्रोच। तो ये चार है, इसमें से फर्स्ट हमने नेट इनकम अप्रोच कर ली है, ठीक है ना। तो अब ट्रेडिशनल अप्रोच हम आज नहीं करेंगे, आज हम करने वाले हैं थर्ड नंबर वाला पहले, यानी कि जो नेट इनकम अप्रोच है जिसमें हम एनआई लेते थे, उसकी जगह हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यानी कि एनओआई, यानी कि बीच में वो और डाल दो, तो नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यानी कि एनआई और एनओआई। ओके, सो एनआई कर लिया है, एनओआई हम आज के लेक्चर के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। सो ये सब हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम सीधा का सीधा हमारे अप्रोच पर, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलती है और ये क्या चीज है? अब वही है एजम्पशन। तो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी कि डेब्ट और इक्विटी दो ही रिसोर्सेज होंगे, दो ही सोर्स ऑफ फंड्स होंगे जिनको हम यूज करने वाले हैं। अब पे आउट रेशियो जो है वो 100% होगा। वो एजम्पशन आपको याद है ना, ये वाली देखो बता दूं आप यहाँ पर इन एजम्पशंस की बात कर रहा हूं। जब मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की ये 4 अप्रोचेस बताई थी, तो उसके नीचे मैंने 7 एजम्पशंस बताई थी, तो वो 7 एजम्पशंस तो अप्लाई हो ही रही है, ठीक है। फिर हमने नेट इनकम अप्रोच कर लिया था, ये जो लिखा हुआ है। अब मैं आपको नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच करा रहा हूँ ना, एनओआई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एनओआई अप्रोच। अब एनओआई अप्रोच के अंदर क्या चीजें ध्यान रखनी, एनवाई अप्रोच के अंदर वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई चेंज नहीं होगा। वैल्यू ऑफ फर्म पता है, वही V इक्वल टू एस प्लस डी, याद है ना। S मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और D मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, जो हमने फर्स्ट में भी सीखा था, है ना। तो वो सेम S प्लस D जो है वह उससे जो वैल्यू आती थी, वो वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर कांस्टेंट रहेगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो WACC इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ओके जी, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन द सेम वेदर द डेब्ट इक्विटी 50-50, 20-80 या 0-100। मतलब जो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो आप KO बोल सकते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को KW बोल दो। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे आपका डेप्ट इक्विटी मिक्स जो है वो 50-50 हो, मतलब 50% डेप्ट 50% इक्विटी। जैसे 10 लाख रुपए का अगर आपका टोटल फंड है, तो उसमें 5 लाख रुपए की इक्विटी, 5 लाख रुपए का डेप्ट, या फिर उसमें 2 लाख रुपए का इक्विटी और 8 लाख रुपीज का आपका 2 लाख रुपए का डेप्ट और 8 लाख रुपीज का इक्विटी, या फिर 0 डेप्ट और 100% इक्विटी। तो कैसा भी आप मिक्स बना लो डेप्ट और इक्विटी का, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोलती है कि इस केस में आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो रिमेन क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां और क्या कह रहा है देखो, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैंने दोनों में थोड़ा सा आपको कंपैरिजन भी कराऊंगा। तो रीजन प्रोपाउंडेड फॉर सच एजम्पशन आर दैट द इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेब्ट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। ये बोल रहा है कि भैया आप ज्यादा डेप्ट लोगे, माना कि डेप्ट लेना सस्ता है, जैसा कि हमने एनआई अप्रोच में भी सीखा था कि जो KD है वो लेस है KE से, यानी कि KE ज्यादा है और KD कम है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कम आ रही है, इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम डेप्ट ले रहे हैं। ओके, अब डेप्ट लो, ज्यादा लोन लो, उससे आपका जो है एनआई अप्रोच के अंदर क्या होता था कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता था, बट ये अप्रोच बोलती है कि आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि WACC तो सेम रहेगा, और फिर भी आप अगर सस्ता लोन लेते ही जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट तो कम हो नहीं रही है, वैल्यू ऑफ द फर्म भी कांस्टेंट है, तो फिर उससे बेनिफिट क्या, उससे उल्टा रिस्क ये हो जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क ये हो जाएगी कि इक्विटी शेयर होल्डर डर जाएंगे कि भैया आप लोन लेते जा रहे हो, लोन लेते जा रहे हो, तो इससे एक फाइनेंशियल रिस्क रहेगी ना कि इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो वो चीज यहां पर लिखी हुई है कि डेप्ट जैसे ही इंक्रीज होगा तो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को लगने लग जाएगी और वो इंक्रीज होने लग जाएगी। हेंस द कॉस्ट ऑफ
इक्विटी इंक्रीज, जिसकी वजह से जो इक्विटी की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि अब केई से उतना सेटिस्फाइड इक्विटी शेयर होल्डर नहीं होंगे जितना पहले होते थे, यानी कि उनको अब ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा, वो ज्यादा रिटर्न की डिमांड करेंगे, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा। रिस्क और रिटर्न जो होते हैं ना, अगर रिस्क कम है रिटर्न कम, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी उनको क्या चाहिए, ज्यादा। अब रिस्क ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोन ले रहे हो और उस लोन लेने की वजह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ज्यादा लोन ले रहे हो तो केडी तो सस्ता है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर तो सस्ती है, लेकिन शेयर होल्डर डर रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं इतना रिस्क है, ज्यादा लोन ले रहे हो तो हमें रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो यहां पर इस वजह से क्या हो गया, ये एजम्पशन निकल के आ गई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर। वो क्या आ गई कि केडी तो कांस्टेंट है, ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कांस्टेंट रहेगा, ओके, और केई से कम भी है, वो भी ठीक है, बट केडब्ल्यू भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि केई जो है वो चेंज हो जाएगी, केई के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका अगर मैं आपको डायग्राम पे दिखाऊं तो वो इस तरीके से है ना, ये है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और ये आपका लिवरेज देख लो, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई। अब यहां पर ये बोल रहा है कि ठीक है आपका जो केडी है ना वो कांस्टेंट रहेगा, आपका केओ या केडब्ल्यू जो भी बोलो वो भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट आपका के जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर एकदम सिंपल भाषा में बोलूं ना तो शेयर होल्डर डर गए भैया, आप लोन ज्यादा ले रहे हो, हाँ भैया आप लोन ज्यादा ले रहे हो, क्यों, क्योंकि लोन आपको सस्ता मिल रहा है, बट उसकी वजह से शेयर होल्डर बोल रहे हैं। एनआई में अप्रोच में तो क्या होता था कि केडी और केई दोनों कांस्टेंट रहते थे, बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो ज्यादा रिटर्न की अपेक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लोन बढ़ाते जाओगे, लोन लेते जाओगे, केई आपका इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वो डर रहे हैं कि आप लोन लेते जा रहे हो तो सारा पैसा तो इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा, तो हमें क्या दोगे, तो हमको ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो ये केई बढ़ गया। तो अगर मैं आपको, ये तो हो गया आपका एनओआई, अब समझना आप, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूं आपको, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, ये आपका सॉरी एनओआई। तो एनओआई क्या बोलता है आपका, एनओआई क्या बोलता है, केडी कांस्टेंट रहेगा, केओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो भी कांस्टेंट रहेगा, बट केई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर आप लोन ज्यादा लोगे, ठीक है। बट आपको याद है एनआई अप्रोच, थोड़ा सा इधर बताता हूं, एनआई अप्रोच याद है आपको, एनआई अप्रोच क्या बोलती थी, एनआई बोलती थी भी केई जो है वो कांस्टेंट रहेगा, के है ना, और केई कांस्टेंट रहेगा, सॉरी एक मिनट, हाँ, आपका जो केडी है वो कांस्टेंट रहेगा और वो केई से कम होता था, केई ज्यादा होती थी इसलिए लोन लेते थे, बट आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होता था, धीरे धीरे कम हो जाता था। तो चेंज कहां होता था, चेंज होता था आपका के ओ के अंदर, समझ में आया, दोनों में, ये के ओ के अंदर चेंज होता था, केडी और केई कांस्टेंट रहती थी। यहां क्या है, के ओ कांस्टेंट है, केडी कांस्टेंट है, चेंज कहां हो रहा है, केई के अंदर हो रहा है, ये डिफरेंस है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है, ओके। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्यों नहीं है वो मैं बताता हूं आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सेम फॉर्मूले में अप्लाई करने वाला हूं, V इक्वल टू एस प्लस डी, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, EBIT अपॉन द वैल्यू ऑफ द फर्म, और इन्हीं फॉर्मूला को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं, यहां आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम करते हैं, देखिए इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। फॉर्मूले वही रहेंगे, फॉर्मूलाज में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, आपको जरूरत पड़ेगी तो वापस भी बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही चेंज हुआ। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अ कंपनी, 2 पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, अ कंपनी एक्सपेक्ट अ नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹1 लाख, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, एनओआई और EBIT एक ही होता है, ठीक है। तो यहां आपको सॉल्यूशन ए पॉइंट का, आपको EBIT दे रखा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और वो कितना दे रखा, 1 लाख रुपीज। इट हैज 5 लाख रुपीज 6% डिवेंचर, और यहां पर डिवेंचर भी है, 6% डिवेंचर है, कितने रुपए के हैं, 5 लाख रुपीज, ठीक है भैया, ओके। आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है, आपको के ही नहीं दे रखा है। एनआई अप्रोच हम लगाते थे ना तो क्वेश्चन में के ही गिवन होता था,
यहाँ के ही नहीं दे रखा है, यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल दे रखा है, यानी कि आपको केओ दे रखा है। वो कितना दे रखा है? 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म, आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। हमें पता है वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट रहेगा, वो ठीक है, लेकिन वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है आपको। एंड द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, के ही निकालनी है। के क्यों निकालनी है? क्योंकि के चेंज होगी, के क्या होगी? चेंज होगी, है ना। और एनआई अप्रोच के अंदर हम क्यों निकालते थे? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे, क्योंकि वहां पर वो चेंज हो जाता। तो जो चीज चेंज होगी वो क्वेश्चन में गिवन होगी। जो चीज चेंज है, जो कांस्टेंट रही नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करनी होगी, और जो कांस्टेंट होगा वो आपको दे रखा होगा। ओके, आप समझ गए होंगे। तो देखिए मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। एस इक्वल टू, सॉरी, वी मतलब वैल्यू ऑफ फर्म, वी इक्वल टू एस प्लस डी, वी इक्वल टू एस प्लस डी। तो v इक्वल टू एस प्लस डी में क्या आ जाएगा? v मतलब वैल्यू ऑफ फर्म, s मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। ओके, फिर उसके बाद हमने एक फॉर्मूला देखा था ओवरऑल, या इसका फॉर्मूला देखा था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। हाँ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या फॉर्मूला था? वो था EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। याद है? आप बोलो तो मैं दिखा भी दूं। NI अप्रोच और NOI अप्रोच दोनों में ये सेम फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले थे, और अभी भी मैं ये यूज कर रहा हूं। देखो मैं बता देता हूं। वैल्यू ऑफ फर्म S प्लस डी, एस मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, ओके जी। अब यहां पर आप देखोगे ना, तो आपको EBIT क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख ले लो। हाँ भाई 1 लाख आपको गिवन है। वैल्यू ऑफ फर्म वो नहीं दे रखा सर, वैल्यू ऑफ फर्म नहीं दे रखा, ठीक है, उसको ऐसे ही रहने दो। ऑफ फर्म हम भी लिख सकते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो दे रखा है, ये देखो क्यू दे रखा है आपको। तो क्यू कितना दे रखा है आपको? 0.10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अब वैल्यू ऑफ फर्म इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 0.10। तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म यानी कि V आ जाएगा कितना? 10 लाख। ये 10 लाख क्या आया? वैल्यू ऑफ फर्म आया। और वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला ये रहा ऊपर, S प्लस डी। S मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, और V मतलब वैल्यू ऑफ फर्म। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म आ गया कितना? S हमें पता नहीं, मार्केट वैल्यू ऑफ मार्केट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं यहां पर, ताकि हम इसको से सॉल्व कर सकें। S इक्वल टू, सॉरी, V इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू S प्लस टी। अब वैल्यू ऑफ फर्म देखिए, वो ये रहा 10 लाख। S मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पता नहीं, बट मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट तो पता है, वो ये रहा जो क्वेश्चन में गिवन होता है 5 लाख। तो क्या अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं आ जाएगा? S नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये 5 लाख इधर है ना, इसको इधर ले आओ। 10 लाख माइनस 5 लाख, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सही है। हाँ 10%, तो 5 लाख। तो ये आ गया आपका S इक्वल टू 5 लाख। S कितना आ गया आपका? 5 लाख। S क्या है आपका? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ गई? 5 लाख। अब हमको निकालना है के, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछी थी आपसे। देखो क्या क्या पूछा था। एक तो पूछा आपसे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म, वो तो ये आ गई 10 लाख, अभी हमने निकाल दी। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ये रही, देखो वैल्यू ऑफ द फर्म 10 लाख। और क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में? और आपसे पूछा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, यानी कि के निकालना है। अब के का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्टिंग है। के का फॉर्मूला होता है सर अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय, या एनआई भी बोल सकते हैं, नेट इनकम डिवाइड बाय एस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब ईएटी क्या है? ईएटी हमारे पास में तो नहीं दे रखा, लेकिन ईबीआईटी दे रखा है कितना? 1 लाख।
अब 1 लाख में लेस कर दो इंटरेस्ट। आप बोलो तो मैं इधर निकाल के बता दूं, ईबीआईटी है हमारा 1 लाख, इसे लेस कर दो इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना है देखो यहां पर, इंटरेस्ट दे रखा है 6%, तो 5 लाख का 6% कितना होता है, 5 लाख का 6% होता है 30,000 सर। तो आपका अब टैक्स तो है नहीं, तो ईएटी आ गया आपका 70,000। ये 70,000 हम इधर ले लेंगे, यहां पर कितना आ गया 70, और एस कितना हमारा, वो ये आया अभी 5 लाख। डेप्ट में रोक लिया है क्या? हाँ सही लिया, सही लिया, सही, ठीक है। अब 70,000 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो के आ जाएगा, और क्या है ना, 70,000 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 क्या गया 14%। आया समझ? तो वही फॉर्मूले यूज किए हैं। फर्क क्या था, यहां पर आपको के ही ना देके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी थी, तो मैंने वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला यूज करके जो आपका वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला यूज करके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करके वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दी, ठीक है। क्योंकि आपको ईबीआईटी दे रखा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गया, और वैल्यू ऑफ फर्म आते ही फिर आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आते ही फिर आपका के आ गया। के और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो दो चीजें पूछी थी, वो दोनों मैंने निकाल दी इसको। अब देखो इसमें बी पॉइंट भी है। अब बी पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द डिबेंचर डेप्ट इज इंक्रीज 750, ये बोल रहे हैं अगर आपके डेप्ट अभी कितने हैं, अभी है सर हमारे डेप्ट डिबेंचर 5 लाख के, वो बढ़कर के कितने हो जाए 7.5 लाख के हो जाए, तो क्या इफेक्ट होगा ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म? नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। केडी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। चेंज किस में होता है, केई में, तो केई में चेंज होगा, तो केई में जो चेंज होगा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के अंदर केई में जो चेंज होगा वो आपको बताना है। तो देखो कैसे करते हैं, तो ये कह रहा है बी नंबर पे कि आपका जो डेप्ट है, डिबेंचर जो है आपके, वो हो जाए, अगर डिबेंचर कितने परसेंट वाले, 6% वाले, वो कितने हो जाए, पहले 5 लाख के थे, अब कितने हो जाए 7.5 लाख। तो अब बताओ आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, तो देखो ओवरऑल सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि केयू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, केयू तो क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, ये ऑलरेडी गिवन है, कितना है 10%। केयू में और केडी में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, वो 10% है, केडी दे रखा आपको 6%, इसमें चेंज होगा ही नहीं, अब वो के ही निकालना है। हाँ सॉल्यूशन के अंदर ये चीज हमको पता है कि वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, वी वही रहेगा जो पहले था, तो वी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ मैंने आपको यहां पढ़ाया था। ये देखो मैं वापस पढ़ा देता हूं आपको, ठीक है, 1 सेकंड लगेगा, वापस बता देता हूं। साफ साफ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ था, implies that the overall cost of capital remains same whether the debt equity mix 50-50 20-80 या 100 हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका वैल्यू ऑफ द फर्म और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। चेंज किसमें होगा, केई में, और यही तो मैंने बताया है, यहां पर बताया, ये आपका केडी है ना, ये आपका केओ है, ये आपका क्या है केई, तो केई में चेंज होगा। तो वैल्यू ऑफ द फर्म हमारा जो ए पॉइंट में था वो सेम रहेगा, तो ए पॉइंट में हमने वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला था वो सेम कितना है 10 लाख, वो सेम आ गया, वापस कैलकुलेट करोगे तो भी यही आएगा 10 लाख, वैल्यू ऑफ फर्म तो हो गया 10 लाख। और डेप्ट कितना बोल रहा है इस बार 750, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सिंपल कितना हो गया देखो, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा आपका कैसे, एस इक्वल टू 10 लाख माइनस 750, तो एस इक्वल टू 250, तो 250 क्या आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, एस मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब हमारे पास के ही निकालना है, तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईएटी अपॉन एस। अब ईएटी यहां देखना, ईबीआईटी तो वही है सेम, ईबीआईटी हमारा 1 लाख ही है, बट इस बार जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि
लेफ्ट 5 लाख के नहीं है, 7.5 लाख के हैं, तो 5 का नहीं 7,50,000 का 6% कर लो तो 45,000। तो आपका EAT कितना आ जाएगा, EAT आ जाएगा आपका 55,000, 55,000 का। EAT कितना लेंगे, 55,000, और ये कितना आएगा 250। अब 250 55,000 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 22%। कितना आ गया बेटा, 20। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।